हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। पिछले क्लास में हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और उसका कुछ प्रॉपर्टी देख लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। उसके बाद दो और मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो डिफिनीशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान समझिएगा, बहुत क्लियरली ध्यान से आप समझते जाएंगे तो समझ में आएगा सारी चीज़ें बारी बारी से आपको। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए, पहले डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इफ़ इन ए गिवन मैट्रिक्स ए, अगर कोई हमको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, देन वी इंटरचेंज रो टू करस्पॉन्डिंग कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, देन ऑब्टेन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाई ए के ऊपर यानी कैपिटल टी और ए डैश। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं। ध्यान समझिए, कह रहा है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स इज गिवन, देन उस केस में अगर ए मैट्रिक्स हमको कोई भी गिवन है तो उस मैट्रिक्स के रो को, ध्यान से समझिएगा, उस मैट्रिक्स के रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दें, या तो कॉलम को ऐसे भी आप सोच सकते हैं। देखिए, रो टू कॉलम एक चीज़ दिखवाए हैं, अगर रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दें, या दूसरा तरीका ही बता रहे हैं कि कॉलम को करस्पॉन्डिंग रो में बदल दें। अगर ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तब चेंज करने के बाद जो भी हमको मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा, उस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स का क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज बोलेंगे। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं ए टू द पावर कैपिटल टी यानी ए डैश, और इसको भी हम लोग ए डैश ही लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। देखिए, इसका मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ ए को लिखने का ये तरीका है, ए टू द पावर कैपिटल टी और ए डैश। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। इसको पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको भी पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर आपको याद होगा तो हम लोग सेट थ्योरी में 11th क्लास के सेट थ्योरी में पढ़ते थे ए डैश को कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, याद होगा। तो इसको आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालते हैं, तो उसको भी ऐसे लिखते थे हम लोग। तो चलिए ट्रांसपोज एक बार और समझ लेते हैं। तो ध्यान समझिए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो ए मैट्रिक्स अगर है तो ए मैट्रिक्स के रो को कोरोस्पॉन्डिंग कॉलम में, ठीक है, कॉलम में बदल दें, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दें, और बदलने के बाद जो भी मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा उसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ए का ट्रांसपोज बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक दिखाते हैं आपको, ध्यान समझिएगा कि ए इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 3 1, यहाँ पे 4 1 2। ध्यान से समझिएगा कॉन्स्टेशन के साथ, एक क्वेश्चन समझ जाइएंगे आप लोग और उसके बाद ट्रांसपोज निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका ट्रांसपोज निकालते थे। ट्रांसपोज को किससे लिखेंगे, ए डैश से। ध्यान समझिएगा, ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका एलिमेंट 2 3 1 4 1 2 है। इसका ऑर्डर कितना है, ध्यान समझिए, 2/3 ऑर्डर का है, क्योंकि इसमें रो 2 है और कॉलम कितना है, 3 है। अगर ए मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का है तो ए का ट्रांसपोज जैसे निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, रो का करस्पॉन्डिंग कॉलम या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। चलिए रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करते हैं। तो ये फर्स्ट रो है, तो ये किस कॉलम में होगा, फर्स्ट कॉलम में। और ये सेकेंड रो है तो किस में होगा, सेकेंड कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो, इसको देखिए, इसको इस तरह से घुमा देंगे। ठीक है, तो घुमाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 3 1। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लिए, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 2, हो गया। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड रो हो गया, 3 रो होगा तो 3 × 2, कितना बाई कितना हो गया, 3/2। इसका मतलब कि देखिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 2/3, और उसी के ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो गया, 3/2। इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर अगर m/n है, तो उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका ऑर्डर कितना होगा, n/m होगा। ये चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना बार पूछा जा चुका है
कि ए मैट्रिक्स अगर m बाई n ऑर्डर का है तो उसका ट्रांसपोज कितने ऑर्डर का होगा, तो याद रखेंगे उसके चेंज कर देंगे। चेंज करने का मतलब कि रो को कॉलम के जगह पे और कॉलम को रो के जगह पे कर देंगे। तो इसका मतलब कि ए अगर m बाई n ऑर्डर का है तो उसका ट्रांसपोज n बाई m ऑर्डर का ऑब्टेन होगा। क्लियर हो गया। तो जब भी कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो रो का कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। अब देखिए इसको हम क्या किए, रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम बदल दिए। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर कॉलम को रो में बदल के देखते हैं क्या आता है। तो चलिए उसको भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ध्यान समझिए, अभी हम लोग रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में किए तो ए का ट्रांसपोज ऐसे आ गया। अब दूसरा तरीका देखिए, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ए का ट्रांसपोज दूसरे तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉलम को रो में बदलते हैं। तो कॉलम यहाँ पे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड हो गया 3 ठो। तो इसको अगर हमको बदलना होगा तो इस फर्स्ट कॉलम को देखिए, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा। उसके बाद ये 3 1, देखिए सेकेंड वाले कॉलम को सेकेंड रो में बदल दिए। उसके बाद 1 और 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/2। देखिए तो एलिमेंट में कोई फ़र्क है क्या, कोई फ़र्क नहीं है। दोनों तरीके से ट्रांसपोज हम निकालें तो सेम आया। इसका मतलब कि जब भी हम कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसके रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में या कॉलम को कोरस्पॉन्डिंग रो में चेंज कर देंगे। क्लियर हो गए। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं ए के ऊपर कैपिटल टी या ए डैश से। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ भी है कि इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा ए डैश, वो क्या होगा ए जे आई होगा, ए जे आई एन क्रॉस एम। इसका मतलब क्या है इसका मतलब कि उसके एलिमेंट को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे और वो कितना होगा एन बाई एम ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल हम लोग देख ही लिए, ट्रांसपोज क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं करके, ध्यान समझिए। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 3 5 -1 3 4 -1 -2 1 और 4, 3/3 ऑर्डर का है। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए 3 3 -1 यही होगा। देखिए इस रो को हम क्या किए कि रो को, ये कॉलम को हम रो में बदल रहे हैं, या तो रो को कॉलम में किसी में बदल सकते हैं। तो चलिए आपको कोई भी तरीका से लेके चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में इस तरह से घुमा के लिख दिए। तो फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 3 5 -1। उसके बाद ये सेकेंड रो है तो इसको सेकेंड कॉलम में लिख लिए 3 4 -1। उसके बाद यहाँ देखिए ये थर्ड रो है तो इसको थर्ड कॉलम में लिख लिए, ये हो गया आपका। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ए मैट्रिक्स है जो 2/3 ऑर्डर का है। तो इसका ए का ट्रांसपोज, एट का ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में 4 3 2, ये 1 7 -1, तो ये 3/2 ऑर्डर का है। इसका मतलब कि ए मैट्रिक्स यहाँ 2/3 है तो ए का ट्रांसपोज क्या हो गया 3/2 ऑर्डर का हो गया। क्लियर है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टी पे। तो ट्रांसपोज पढ़ने के बाद अब हम लोग को कुछ प्रॉपर्टी देखना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी हम लोग बारी बारी से देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत ही यूज़फुल होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसको आप ध्यान से देखते जाएं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है फर्स्ट पार्ट। मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है। तो अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ध्यान समझिए, ट्रांसपोज ऑफ है, इसका मतलब कि ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर होल ट्रांसपोज रहे तो ये ए के इक्वल ही होगा। ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। इसका मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर आपको याद होगा तो 11th क्लास में सेट थ्योरी में बताए थे ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ए होता था। उसी तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। इसको आपको एग्जाम्पल से प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 3 4 5। कोई मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए, मान लीजिए इसका ऑर्डर 2/2 है। तो अगर हम ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालें तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो आप देखते जाएंगे ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए हमको रो टू करस्पॉन्डिंग कॉलम, तो ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। तो 2 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा।
उसके बाद अब देखिए ए का ट्रांसपोज निकल गया, तो ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होता है तो हम उसके रो को कोरोस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ए का ट्रांसपोज आपको यहाँ पे मिला हुआ है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो जो ए का ट्रांसपोज है अब उसको फिर इंटरचेंज कर देंगे दोबारा एक बार और। तो एक बार और जैसे इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये 3 और ये 5। अब बताइए ये किसके इक्वल आया, ए के इक्वल आया कि नहीं, ये आप देख सकते हैं ए के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब कि ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी क्या है, दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। सेम ऑर्डर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी यानी एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज डिफाइंड इफ दे हैव सेम ऑर्डर। आपको पीछे बताया है कि ए और बी दो मैट्रिक्स तभी डिफाइंड होगा दोनों का एडिशन जब दोनों क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर में होना चाहिए। इसका मतलब कि दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं और दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो उस केस में द ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, द ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ ए एंड बी दैट मीन्स ए प्लस बी, यानी ए और बी के सम का ट्रांसपोज किस क्या होगा, इतना इक्वल टू होगा, पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे यानी ट्रांसपोज ऑफ ए या प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। इसका मतलब कि ए प्लस बी का अगर होल ट्रांसपोज रहे तो आप पहले ए का ट्रांसपोज निकाल दें, फिर बी का ट्रांसपोज निकाल दें और फिर लास्ट में दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया कि अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हो तो ए ट्रांसपोज या प्लस बी ट्रांसपोज। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेंगे भी, हम लोग देखेंगे उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में है कि अगर ए टू दी पावर एन, देखिए एक मैट्रिक्स है जिसका पावर एन है और इसका होल ट्रांसपोज ऐसे दिया हुआ है। तो अगर ए मैट्रिक्स का पावर एन है और उसका होल ट्रांसपोज दिया है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे कि ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे और जो ए का ट्रांसपोज आएगा और फिर उसका पावर क्या कर देंगे, एन। इसका मतलब कि ए टू दी पावर एन का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, 8 का ट्रांसपोज का होल पावर कितना, एन। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगला पॉइंट है कि इफ़ ए बी एनी मैट्रिक्स एंड लैम्डा इज ए स्केलर देन, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, तो उस केस में अगर लैम्डा इंटू ए का होल ट्रांसपोज रहे, इसका मतलब कि कोई मैट्रिक्स में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो और उसका होल ट्रांसपोज हो, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैम्डा को बाहर, और लैम्डा को बाहर करने के बाद जो मैट्रिक्स होगा उसका केवल ट्रांसपोज होगा, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल करके उसको लैम्डा से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लैम्डा इंटू ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बाहर इंटू क्या, ए का ट्रांसपोज। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। फोर्थ नंबर क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस उस मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होना चाहिए। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है तो उस केस में ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है तो उस केस में ए बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। आप कभी गलती नहीं करेंगे, कभी आप ये नहीं सोचेंगे कि ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज सर होना चाहिए था, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको प्रॉपर्टी में अगर आपको याद होगा तो मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि जनरली ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, एक बार समझ में, ये तो ऐसे अलग है लेकिन इसको आप प्रूफ कीजिएगा तो कभी भी जो है ए बी जो है बी ए के इक्वल, ए का ट्रांसपोज इंटू बी के ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल लेके बना के देख सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि अगर ए बी का ट्रांसपोज रहेगा
तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ऐसे ही सेम एक प्रॉपर्टी इन्वर्स में भी पढ़ाएंगे कि इन्वर्स ऑफ ए बी इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, तो यही सेम प्रॉपर्टी वहाँ भी होती है, उसको हम लोग देखेंगे। इसको आप एग्जाम्पल से बनाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, फिर आपको अगले वीडियो में इसको हम बता देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। याद करने का तरीका क्या होगा, पीछे से यहाँ से वार करेंगे हम लोग। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज रहेगा या बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि ए बी सी तीन मैट्रिक्स हो गया प्रोडक्ट में, इसका होल ट्रांसपोज होता, तो क्या करते हैं, पहले सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये हो जाता। अगर मान लीजिए इतना ना होकर के एक और बढ़ जाता, जैसे ए बी सी डी का टोटल का होल ट्रांसपोज, तो पहले क्या होता बताएंगे आप लोग जल्दी से। पहले डी का ट्रांसपोज इंटू फिर सी का ट्रांसपोज इंटू फिर बी का ट्रांसपोज इंटू फिर ए का ट्रांसपोज, ऐसा होता। क्लियर है? तो देखिए ये प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 भी आपको समझा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आपको एक और प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे समझा देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर आप 6 लिख लेंगे अपने कॉपी में कि आई दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान समझिए, अगर आई का ट्रांसपोज रहे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। यानी कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, 1 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 0 0 1, टू ऑर्डर का अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज ट्रांसपोज दैट मीन्स आई टू यू पावर कैपिटल टी। अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो जैसे ही ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसके रो को कॉलम बदल देंगे, तो 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 होगा। तो देखिए तो 2/2 ऑर्डर का मिल गया, तो सेम ये आई के बराबर ही है। इसका मतलब कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वह आई के बराबर होगा। तो अगले प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर आप 6 में जरूर अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे कुछ दिखाते हैं। ए इक्वल टू, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 3 2 -3 -7 5। बी एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 1 0 2 -4 है। देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। दैट मीन्स कि, और सॉरी, इसमें अगला क्वेश्चन ये भी है, आप ध्यान समझेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। सेकेंड क्वेश्चन, ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। थर्ड क्वेश्चन, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझेंगे। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्रूफ करना है। तो एलएचएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे और जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका फिर ट्रांसपोज निकाल देंगे। सेकेंड पार्ट करने के लिए क्या करेंगे कि आरएचएस निकालने के लिए पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए एलएचएस लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये है ए इक्वल टू है आपका 2 -3 -7 5, बी है 1 0 2 -4। अब देखिए हम एक एक चीज़ को लिखेंगे नहीं, आप डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट एडिशन आपको करके दिखा दें, क्योंकि आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई ट्रांसपोज निकालना ये सब चीज़ें आपको सिखा चुके हैं। अगर आपको डाउट है कोई, तो हमारा जो वीडियो आपको अवेलेबल है उसको बार बार देखिए और उसको जो है फिर उससे फिर समझिए आप जो भी आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ए और बी आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, तो ए प्लस बी सीधे से निकालते हैं। तो ए प्लस बी निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 और 1 4, -3 और 0 -3, -7 2 -5, 3 और -4 1। अब जो मैट्रिक्स आया ए प्लस बी, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम मूव करा देंगे। तो 3 -3 को ऐसे लिख दिए, 3 -3 दिख रहा है आपको।
उसके बाद -5 1 को -5 और 1 लिख दिए। तो इसका मतलब कि आपको ये क्या आ गया, ये आ गया आपका a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है क्या कि a का ट्रांसपोज, ध्यान समझेंगे, यहाँ पे a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, RHS में यही है। तो पहले a का ट्रांसपोज निकालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में कि a का ट्रांसपोज, a आपको दिया है, b दिया है, तो a का ट्रांसपोज पहले निकाल दिए। a का ट्रांसपोज निकालने के देखिए जो रो है उसको कॉलम मूव कराएंगे, तो 2 - 3 हो गया, ये -7 और 5। उसके बाद सेकेंड बी डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको मूव कराएंगे, तो 1 0 2 और यहाँ पे -4। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 2 - 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग 2 - 4, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। ऐड जैसे ही करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, तो 2 1 3 -5 हो गया, -7 और 2 -5 -3 0 -3 5 और -4 1। इसका मतलब कि ये देखिए ए डैश प्लस सॉरी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी इतना आ गया। और ये टोटल किसके इक्वल है, ये देखिए इसके इक्वल है कि नहीं, ए बी के होल ट्रांसपोज के। इसका मतलब कि ये प्रूफ हो गया कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हम लोग सब्सट्रैक्शन में भी देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है इसमें कि सब्सट्रैक्शन भी कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए अपने से करके और देखिए कि आ रहा है कि नहीं। 100% आएगा, आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अगला पॉइंट क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ध्यान समझिएगा, इस पे बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटेटिव IIT जेई में बहुत क्वेश्चन सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक पे पूछे जाते हैं। इसके प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे सिमेट्रिक कहलाता है अगर उसका जो ट्रांसपोज है ए के इक्वल होगा। अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल हो तब वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक। इसी को दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ए आई जे हमेशा किसके इक्वल होगा, ए जे आई के इक्वल होगा। ए आई जे किसके इक्वल होगा, ए जे आई के इक्वल होगा आपको। तो ध्यान समझिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। इसका मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाएगा, जब उसका ट्रांसपोज हमेशा उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए एल एन एल बी एम एन एम सी, मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो हमारा इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज जैसे निकालेंगे तो देखिए इसके रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम बदल देंगे। तो ये देखिए फर्स्ट रो है तो इसके फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ए एल एन रो में है तो ये कॉलम में हो गया, ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो ए हो गया और उसका ट्रांसपोज निकाल दिए। जैसे ये ट्रांसपोज निकाले जो मैट्रिक्स आया वो किसके इक्वल है, देखिए तो ए के इक्वल है कि नहीं, ए के इक्वल है। इसका मतलब कि ए का हम ट्रांसपोज निकाले तो किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया, तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। अब इस चीज़ को समझते हैं। देखिए और आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिख रहा है कि ए आई जे किसके इक्वल होना चाहिए, ए जे आई के। ए आई जे किसके इक्वल होना चाहिए, ए जे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है और इसका जो ट्रांसपोज है ए जे आई आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि देखिए ये जो एलिमेंट है यहाँ पे आप देख रहे हैं A11 है, ये A12 है, A12 प्लेस पे है, A13 प्लेस पे है। तो जैसे इसको इंटरचेंज किए हैं तो ये आया, ये देखिए ये तो आपका A11 प्लेस पे है
और ये जो एल A12 प्लेस पे है ये चेंज होकर के किस प्लेस पे आया, A21, ठीक है। और ये जो एन जो है A13 प्लेस पे है ये इंटरचेंज होकर किस पे आया, A31। इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए ये तो सेम हो गया, 1 1 है, लेकिन यहाँ पे आई का वैल्यू, यहाँ पे जो आई का वैल्यू था 1 था, जे का वैल्यू 2 था, लेकिन इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे जो कॉलम था इसका मतलब जो जे था वो पहले आ गया और आई बाद में आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे जो A12 जो रो में था वो कॉलम में क्या आया, A21 ये आ गया। इसका मतलब कि आई और जे आपस में क्या होगा, इंटरचेंज हो गया। इसीलिए आपको बताया है कि ए आई जे इसमें हमेशा ए जे आई के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यही इसका प्रॉपर्टी है कि आई जे और जे आई का मतलब, तो इसका मतलब कि इसका प्लेस इंटरचेंज हो जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ए आई जे अगर ए जे आई के इक्वल हो जाए तब वैसे केस में हम बोलेंगे कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना है, ए है। और वैसे केस में उस मैट्रिक्स का क्या नाम देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम देंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर कैसे हम लोग मैट्रिक्स सोचेंगे। तो देखिए सोचना कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान देना है किस तरह से आप बनाएंगे। देखिए जब भी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखना होगा, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, तो आप सबसे पहले क्या करें कि ये डायगोनल एलिमेंट को लिख लें, कोई भी, जैसे 2 3 4 हो गया डायगोनल एलिमेंट। उसके बाद देखिए एक डायगोनल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यही ना होगा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट लिखिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 2 लिख दीजिए और यहाँ पे 7, तो जो यहाँ 2 7 लिखेंगे वहीं पे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7, जो एलिमेंट इधर होगा वही एलिमेंट इधर लिखिएगा, ठीक है। अब बच गया वो यहाँ एलिमेंट लिखने के लिए, तो यहाँ पे मान लीजिए 5 आप लिखते हैं तो यहाँ भी 5 लिख दीजिए, हो गया आपका, ठीक है। तो इसका मतलब कि तरीका यही है कि पहले आप डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट कोई भी लिख लीजिए, उसके बाद जो ऊपर वाला डायगोनल है वहाँ पे जो एलिमेंट लिखिएगा वही सेम एलिमेंट नीचे भी लिखिए, और जो एक तो लास्ट में बच रहा है यहाँ पे उसको यहाँ पे लिख दीजिए एलिमेंट कोई भी। तो सेम एलिमेंट लिखिएगा तो आपको हमेशा ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल मिलेगा। तो वैसे केसेज में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल 208, देखिए 246, हम बोले ना कि डायगोनल एलिमेंट में लिखना है, तो 208 043 836, अब इसको लिखना है तो इसको रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 208, सेकेंड वाले का 043, थर्ड वाले का 836, ये हो गया। तो इसको जैसे ही आप इंटरचेंज किए थे किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आया, ठीक है। अब आप यहाँ मिला सकते हैं कि ए के इक्वल है कि नहीं है इसका ट्रांसपोज, तो ए के इक्वल है, इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए बहुत ही शॉर्ट में नाम लिख दिया गया है, इसका पूरा नाम है स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप पूरा नाम लिख लेंगे, ये केवल अपने से समझने के लिए यहाँ स्क्यू डाल दिया गया है ताकि वो समझ में आ जाएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आप पूरा नाम अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहला हो गया सिमेट्रिक्स और दूसरा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऊपर लिखा हुआ है, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए। देखिए उसमें और इसमें क्या अंतर है, बस उसमें था कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए तो सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू अगर माइनस ए हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगा कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहा जाएगा, जब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा, या तो ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होगा। ए आई जे किसके इक्वल होगा, माइनस ए जे आई के, ए जे आई के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप दोनों लैंग्वेज में याद रख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, या तो ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। तो वैसे केस में हम बोलेंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। क्लियर हो गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होने के लिए उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग जानेंगे कि कौन सा मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। एक चीज़ और आपको बता दें नॉलेज के लिए
कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हमेशा जीरो होता है। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो, तब जाके वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जीरो है तो इसका मतलब कि तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक माना जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर कोई आपसे पूछे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का ट्रेस क्या होता है, तो ट्रेस हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी आप कोई भी मैट्रिक का ट्रेस निकालते हैं, जब भी आप कोई भी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालते हैं तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को ऐड करते हैं और हम जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का प्रिंसिपल डायगोनल जीरो जीरो होता है, तो इसका मतलब इसका सम हमेशा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इसीलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का ट्रेस हमेशा क्या होता है? जीरो। अब इसको आपको लिखने का तरीका बताते हैं। बस आप एक ही लाइन याद रखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। लिखने का तरीका या समझने का तरीका क्या है कि सबसे पहले अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का एग्जाम्पल बताइए, तो आपको लिखने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। तो देखिए तरीका क्या है कि सबसे पहले आप ऐसा मैट्रिक्स मानिए जिसका प्रिंसिपल डायगोनल जीरो हो जाए। तो देखिए पहले प्रिंसिपल डायगोनल में जीरो लिख लीजिए। उसके बाद देखिए ऊपर में यहाँ पे एक दो, एक दो, दो तो डायगोनल ऊपर होता है, दो को नीचे होता है, इसे देखा जाए तो जो एलिमेंट आप यहाँ लिखिएगा वही एलिमेंट यहाँ नीचे लिखिएगा। ठीक है, और जो एलिमेंट ऊपर लिखिएगा वहीं पे नीचे में लिखिएगा। आई बात समझ में? सेम उसी के जैसा, ऊपर वाले जैसा, सिमेट्रिक जैसा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक में जीरो होना चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोग कि स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए इसके कुछ एलिमेंट को जीरो कर देते हैं। इसके कुछ एलिमेंट को क्या कर देंगे? जीरो। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया, तो हम लोग ए मैट्रिक्स ले लिए हैं जिसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो ट्रांसपोज जैसे निकालेंगे तो इसके रो को कॉलम में बदल देंगे, इसके रो को किस में बदलेंगे? कॉलम में। तो कॉलम में बदलेंगे तो 0 5 -8 हो जाएगा। उसके बाद -5 0 6 को यहाँ लिख लेंगे, -5 0 6, देखिए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। उसके बाद 8 -6 0 को 8 -6 0 लिख लिए, हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमको ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए दिखाना है। तो देखिए माइनस ए तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस ए दिखाने के लिए माइनस को, इस टोटल में से माइनस को कॉमन करना पड़ेगा। तो माइनस को कॉमन करने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल में से माइनस कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये माइनस कॉमन हो गया है। तो जैसे ही कॉमन होगा तो इसके जो भी एलिमेंट हैं ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ ए के, उसमें जो भी एलिमेंट है माइनस में वो प्लस हो जाएंगे और प्लस वाला एलिमेंट माइनस हो जाएगा। तो ये जीरो हो गया, ये -5 है तो +5 हो गया, ये 8 प्लस में है तो -8 हो गया। उसके बाद -5 0 6 माइनस में है तो प्लस हो गया, ये 8 -6 हो गया, ये जीरो हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो भी मैट्रिक्स आया वो किसके इक्वल है? ए के। इसका मतलब कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो गया। ठीक है, तो जब भी कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए होगा, तो वैसे केसेज में हम लोग क्या बोलेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं 0 0 और यहाँ 0। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं ए, यहाँ पे लेते हैं बी और यहाँ पे लेते हैं सी, हो गया। यहाँ पे अगर ए बी, यहाँ पे अगर ए बी लिए हैं तो यहाँ भी लेंगे ए और यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे कितना हो जाएगा? सी, हो गया। अब हम क्या बोले हैं कि किसी भी एलिमेंट को माइनस वगैरह कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हम इधर माइनस देते हैं, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 0 ए सी -a 0 बी -c -b 0 है। तो जब भी हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ ए जैसे निकालेंगे तो इसके रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। तो नाउ वी इंटरचेंज रो टू करस्पॉन्डिंग कॉलम। तो फर्स्ट ऑफ 0, सेकेंड ऑफ ए, थर्ड ऑफ सी, ये हो जाएगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -a, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा b। उसके बाद क्या करेंगे कि थर्ड वाले रो को थर्ड कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो -c, उसके बाद ये -b और यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हमको a का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस से सॉल्व करना है। तो a का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ध्यान समझिए यहाँ पे हट गया क्वेश्चन।
उस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, ध्यान समझिएगा, थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन हट गया प्रॉब्लम के चलते। तो यहाँ पे देखिए 0 था, ए, यहाँ पे सी था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे ए था, और यहाँ पे बी था आपका। उसके बाद यहाँ पे सी था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे 0 था, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस माइनस। जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या मिला, यहाँ पे 0 ए सी, उसके बाद माइनस ए 0, उसके बाद बी, थर्ड में मिला माइनस सी माइनस बी 0। तो जैसे ही इसका ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे, तो ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे तो देखिए माइनस कॉमन कर लेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए जैसे निकालेंगे तो माइनस कॉमन होगा। माइनस कॉमन होते ही क्या मिलेगा आपको, 0। देखिए माइनस ए है तो यहाँ पे प्लस ए हो जाएगा, तो प्लस ए, यहाँ माइनस सी है तो प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए जो है यहाँ पे, ए यहाँ पे जो है आपका प्लस में है तो माइनस से हो जाएगा, माइनस कॉमन करते ही ये 0 हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस सी होगा, यहाँ माइनस बी होगा, और यहाँ 0 होगा। अब ये जो मैट्रिक्स आया, ये मैट्रिक्स माइनस ए के इक्वल है, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़े, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसका प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो रिकॉल कर देते हैं इसको। ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स के रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स अगर m बाई n ऑर्डर का है तो उसका ट्रांसपोज n बाई m ऑर्डर का होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े उसका प्रॉपर्टी नंबर 1 में था कि ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए टू द पावर एन का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का होल पावर एन। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में था कि लैम्डा इंटू ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू लैम्डा बाहर होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में था कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगले प्रॉपर्टी में था कि ए बी सी का होल ट्रांसपोज, इससे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगला इसी में एक और प्रॉपर्टी आपको बताए थे कि ट्रांसपोज ऑफ आई इक्वल टू आई, इसका मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल किए। उसके बाद अगला पॉइंट आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि जब भी कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स ए के बराबर होगा तो उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे। इसका मतलब कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है कि जब भी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। इसका मतलब कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा। यहाँ तक देख लिए। हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर